नमस्कार, हिंदीपीडिया चैनल में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आइए आज एक नए विषय के साथ आगे बढ़ते हैं। इस विषय से परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और प्रायः हम गलत भी कर आते हैं। उससे बचने के लिए यह बहुत कोशिश के बाद एक अच्छा वीडियो लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। इसमें उन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़ें, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें तथा हम वीडियो को आगे ले चलने के लिए पहले लेते हैं भाषा किसे कहते हैं। भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का एक साधन है। जब भी कभी भाषा की बात की जाए तो आप स्पष्ट कह सकते हैं भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन है, माध्यम है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहते हुए अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए अनेक प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है। भाषा के मुख्यतः दो रूप हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जो हम बोलकर व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, वह मौखिक भाषा होती है। जब हम अपने विचारों को बोलकर किसी के सामने प्रकट करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा वह भाषा है जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान लिखकर प्रकट करते हैं, जैसे पत्र आदि में, तो वह लिखित भाषा होती है। कुछ साहित्याचार्यों ने तीसरी अन्य प्रकार की भाषा को भी भाषा कहा है, सांकेतिक भाषा। जब संकेत के माध्यम से अपने विचार एक दूसरे तक आदान प्रदान करते हैं। मुख्य रूप से यह भाषा मूक और बधिर व्यक्तियों की अहम भाषा है। अतः व्याकरण की दृष्टि से सांकेतिक भाषा का अंग नहीं, क्योंकि वह मानव द्वारा प्रकट की गई सार्थक और अर्थपूर्ण ध्वनि को ही भाषा की श्रेणी में रखा गया है। व्याकरण की दृष्टि से भाषा की श्रेणी में अर्थपूर्ण ध्वनि को ही रखा गया है, जबकि सांकेतिक भाषा अर्थपूर्ण ध्वनि नहीं है, इसलिए सांकेतिक भाषा को भाषा की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। भारतीय भाषाएं और हिंदी। भारत में कौन कौन सी भाषाएं हैं? भारत बहुभाषी देश है। बहुत सी भाषाएं भारत में बोली और समझी जाती हैं, जिसमें हिंदी सबसे अधिक बोली और समझी जाती है। इसी तरह से हिंदी भारत में शिक्षा, प्रशासन, संचार का माध्यम भी है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने इसे राष्ट्रभाषा का गौरव प्रदान किया है। तो यहाँ अगर एक प्रश्न बनाएं, हिंदी किन कारणों से राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त की, तो स्पष्ट होता है हिंदी पूरे भारत में बोली और समझी जाती है, जिस कारण से हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव प्राप्त हुआ है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसलिए हर साल, हर वर्ष 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी निम्न राज्यों की राजभाषा है: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। इस तरह से 11 राज्यों की राजभाषा हिंदी है। इसके साथ ही 3 ऐसे राज्य हैं जहां की द्वितीय राजभाषा हिंदी है। द्वितीय राजभाषा के रूप में पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों की द्वितीय राजभाषा हिंदी मानी गई है। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जिसमें संस्कृत, हिंदी, उर्दू,
असमिया, पंजाबी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, बंगला, उड़िया, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, मणिपुर की भाषा मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, डोंगरी, बोडो, संथाली और सिंधी को मान्यता दी गई है। संविधान की 8वीं अनुसूची में इन 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में इन भाषाओं को मान्यता दी गई है। इसी तरह से भाषा के अन्य भेद की बात कर लेते हैं। भाषा के अन्य भेद में सबसे पहले आती है मातृभाषा किसे कहते हैं। जिस भाषा को बच्चा या बालक बचपन में अपनी माँ से सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। यहाँ प्रश्न यह बनता है कि माता अगर नहीं है बच्चे की तो क्या वह मातृभाषा नहीं सीखता है? तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से होगा कि घर परिवार में बच्चा जो भाषा सीखता है, परिवार में रहकर जो भाषा वह सीखता है वह उसकी मातृभाषा होती है। चाहे वह माता से सीखे, चाहे वह परिवार के अन्य किसी सदस्य से सीखे, अपने परिवार में जिस भाषा को वह सीखता है वह उसकी मातृभाषा होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आती है राजभाषा किसे कहते हैं। राजभाषा क्या होती है? किसी देश में सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। अर्थात किसी राज्य में जो सरकारी कामकाज में प्रयोग की जाती है भाषा, सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग की जाती है भाषा, उसे राजभाषा का गौरव प्रदान किया जाता है। इस तरह से जैसे अंग्रेजी हमारी सहराजभाषा है क्योंकि अंग्रेजी को सरकारी कामकाज में प्रयोग किया जाता रहा है। राष्ट्रभाषा क्या होती है? जिस भाषा को पूरे देश में बोला और समझा जाता है, पूरे देश में बोला और समझा जाता है, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे भारतवर्ष में हिंदी को पूरे देश में बोला और समझा जाता है, इसलिए हिंदी ही यहाँ की राष्ट्रभाषा है। हिंदी को पूरे भारत में बोला और समझा जाने के कारण इसे राष्ट्रभाषा का गौरव प्रदान किया गया है। मानक भाषा क्या होती है? भाषा का वह रूप जिसे शिक्षा एवं कार्यालयों में कामकाज के लिए प्रयोग किया जाता है उसे मानक भाषा कहते हैं। मानक हिंदी हिंदी भाषा का ही मानक रूप है। अर्थात भाषा का जो रूप सर्वमान्य होता है, कार्यालयों में प्रयोग किया जाता है, उसे मानक भाषा कहते हैं। भाषा की प्रमुख विशेषताएं, जो भी भाषा होती है, जैसे हिंदी की प्रमुख विशेषताएं या किसी भी भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है? भाषा अव्यक्त का माध्यम है। पहली विशेषता है कि वह अपने भावों और विचारों को अव्यक्त करने का माध्यम होती है। दूसरी विशेषता है मनुष्य द्वारा बोली गई सार्थक व अर्थपूर्ण ध्वनि को ही भाषा माना जाता है। मनुष्य द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा को ही भाषा माना जाता है। ध्वनियों के सार्थक समूह को भाषा कहा जा सकता है। ध्वनियों के जो सार्थक, जिसके अर्थ निकलते हों, ऐसे समूह को भाषा कहते हैं। भाषा ध्वनि संकेतों की एक व्याकरणिक व्यवस्था है। व्याकरण के नियमों के अनुसार ध्वनि संकेत की जो व्यवस्था बनाई गई है उसे भी भाषा कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक व्याकरणिक व्यवस्था होती है। भाषा का मुख्य उद्देश्य अपने विचारों की अभिव्यक्त करना तथा दूसरे के विचारों को प्राप्त करना होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि भाषा का उद्देश्य क्या है? विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करना और दूसरे के विचारों को अपने सामने प्राप्त करना। व्याकरण की दृष्टि से केवल अर्थपूर्ण ध्वनि चिन्हों को भाषा का दर्जा दिया जाता है। तो इस तरह से भाषा की यह
प्रमुख विशेषताएं रहीं। अब इसके बाद हिंदी का व्यवहार क्षेत्र देखते हैं। हिंदी का व्यवहार क्षेत्र कहाँ कहाँ है? हिंदी का व्यवहार क्षेत्र भारत तक ही सीमित नहीं है। व्यवहार क्षेत्र से तात्पर्य है हिंदी बोलने और समझने वाले केवल भारत में ही नहीं है, इसे बोलने और समझने वाले विश्व के अनेक देशों में रहते हैं, जैसे मॉरिशस में, फिजी, त्रिनिडाद, गुयाना, सूरीनाम की 50% आबादी हिंदी बोलती और समझती है। भारत के पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान तथा खाड़ी के देशों में भी हिंदी बोलने और समझने वालों की बड़ी संख्या में भीड़ है। विश्व के 150 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। 150 से अधिक विश्वविद्यालयों में, विश्व के 150 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई और समझी जाती है। विदेश में हिंदी की अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। हजारों विदेशी हिंदी सीखने के लिए हर वर्ष भारत आते हैं। हजारों, हजार नहीं, हजारों विदेशी हिंदी सीखने के लिए, एकमात्र हिंदी सीखने के लिए भारत आते हैं। अब हिंदी को संयुक्त राष्ट्र भाषा, संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हिंदी अब भारत और भारतीयता की पहचान बनती जा रही है। इस तरह से लिपि किसे कहते हैं? मानव जब किसी शब्द का उच्चारण करता है, उसे शब्द चिन्हों द्वारा स्थायी रूप देने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी लिपि है। अर्थात ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है या किया जाता है वही लिपि है। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ध्वनि संकेतों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा के शुद्ध व्यवहार को जानने के लिए हमें भाषा के नियमों को जानना आवश्यक होता है। इस तरह से इन नियमों की जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। तो हम कह सकते हैं व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है उसे हम क्या कहेंगे? व्याकरण। जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है उसे हम क्या कह सकते हैं? व्याकरण। व्याकरण के प्रमुख विभाग। अब यहाँ व्याकरण के प्रमुख विभागों की बात की जा रही है कि व्याकरण के कौन कौन से प्रमुख विभाग हैं। तो व्याकरण के मुख्य रूप से 3 विभाग बताए जाते हैं। पहला वर्ण विचार। वर्ण विचार में वर्णों के आकार, उच्चारण, भेद आदि के संबंध में विचार किया जाता है। वर्ण विचार में आकार के बारे में, उच्चारण के बारे में और वर्णों के भेद के बारे में विचार किया जाता है। इसी तरह से व्याकरण का दूसरा विभाग है शब्द विचार। शब्द विचार में शब्दों के रूप, भेद आदि के संबंध में अध्ययन किया जाता है। इसी तरह से तीसरा विभाग है वाक्य विचार। वाक्य विचार में वाक्य के प्रकार, वाक्य का विग्रह, पद परिचय, विराम चिन्हों आदि का अध्ययन किया जाता है। इस तरह से व्याकरण के 3 विभाग हो गए: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। पहला हो गया वर्ण विचार, दूसरा हो गया शब्द विचार और तीसरा हो गया वाक्य विचार। इस तरह से कंप्यूटर और हिंदी, कंप्यूटर का हिंदी के साथ क्या संबंध है? तो कंप्यूटर के आ जाने से हिंदी का प्रयोग भी अनेक रूपों में होने लगा है। जैसे पत्र के स्थान पर ईमेल। आज हम पत्र जो लिखते हैं कंप्यूटर के आ जाने से उसको मेल की तरह लिखकर भेजते हैं, मेल कर सकते हैं कंप्यूटर की सहायता से। कंप्यूटर की स्क्रीन पर हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। हिंदी की वेबसाइटों का प्रयोग आवश्यक सूचना को तथा सामग्री प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। आजकल हिंदी में ईमेल करना भी संभव हो गया है,
कंप्यूटर के प्रयोग से ही आजकल हिंदी में ईमेल करना भी संभव हो गया है। अब आज के विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें जान लेना चाहिए। उत्तर प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? तो सभी को पता हो गया होगा, भाषा मानव द्वारा उत्पन्न की गई सार्थक तथा अर्थपूर्ण ध्वनि को कहते हैं। इसी तरह से लिपि किसे कहते हैं? ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्ह संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न है, किन्हीं 3 लिपि के नाम बताइए। 3 लिपियों के नाम आपको बताने हैं। भाषाओं से जो लिपियां होती हैं, जो भाषाएं लिपियों में लिखी जाती हैं, उन लिपियों के नाम आपको बताने हैं। जैसे हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में तो देवनागरी हो गई, अंग्रेजी लिखी जाती है रोमन लिपि में तो रोमन लिपि हो गई, उर्दू लिखी जाती है फारसी लिपि में तो फारसी लिपि हो गई। इस तरह से 3 लिपियां आप बता सकते हैं या और भी लिपियां आप बता सकते हैं। भाषा और बोली में क्या अंतर है? आज का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भाषा और बोली में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर इस तरह से आप लिख सकते हैं, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है तथा बोली एक क्षेत्रीय होती है। हिंदी एक भाषा है जो भारत में बोली जाती है। मगही, मैथिली, कन्नौजी, हरियाणवी आदि बोलियां हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती हैं। स्पष्ट होता है कि भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है, विस्तृत होता है, जबकि बोली का क्षेत्र क्षेत्र विशेष होता है, कम क्षेत्र होता है, थोड़े क्षेत्र में बोली जाती है। ऐसा माना जाता है 10 किलोमीटर के अंतर में बोलियां परिवर्तित हो जाती हैं। इसी तरह से हिंदी भाषी किन्हीं 4 प्रदेशों के नाम लिखिए। हिंदी भाषी किन्हीं 4 प्रदेशों के नाम लिखिए जहां हिंदी बोली और समझी जाती है, जहां की राजभाषा हिंदी है। जैसे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है। इसी तरह से देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से, लिपि के किस रूप से माना जाता है? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि के किस रूप से माना जाता है? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी रूप से माना जाता है, लिपि के ब्राह्मी रूप से माना जाता है। हिंदी का संबंध किस लिपि से है? हिंदी का संबंध देवनागरी लिपि से है। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली किन्हीं 2 भाषाओं के नाम लिखिए। देवनागरी लिपि में जो लिखी जाती है उनमें से किसी 2 भाषाओं के नाम हिंदी, संस्कृत लिख सकते हैं। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो पंजाबी भाषा गुरमुखी लिपि में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, उर्दू भाषा की लिपि क्या है? उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। अंग्रेजी भाषा किस लिपि की है? तो अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न आया, अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी है, किस लिपि की है? तो रोमन लिपि की, अभी आप देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रभाषा का नाम बताइए तथा उसकी लिपि भी लिखें। तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है तथा उसकी लिपि देवनागरी है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है और उसकी लिपि क्या है? देवनागरी है। इसी तरह से अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, बोली तथा उपभाषा में क्या अंतर है? तो अगला प्रश्न है, बोली तथा उपभाषा में क्या अंतर है? बोली क्षेत्रीय होती है, क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, उसमें साहित्य की रचना संभव नहीं है। जबकि उपभाषा साहित्य की भाषा होती है, उपभाषा की अनेकों बोलियां होती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बोलियों में साहित्य नहीं लिखा जा सकता, जबकि उपभाषा में साहित्य लिखा जा सकता है। जैसे राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं जिसे विभाषा भी कहते हैं। विभाषा भी कहते हैं। हिंदी की 5 विभाषाएं हैं। क्या क्या हैं? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। इस तरह से इन विभाषाओं से या उपभाषाओं से 18 बोलियों की रचना हुई है। 18 बोलियां निकली हैं जो क्षेत्र विशेष के आधार पर बनी हुई हैं। जैसे आप
जहाँ रहते हैं वहाँ की कोई बोली होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी परिक्षेत्र मेरठ नगर को देखें तो मेरठ में खड़ी बोली बोली जाती है। मेरठ से खड़ी बोली का जन्म हुआ है। कन्नौज से कन्नौजी का जन्म हुआ है। मथुरा से ब्रजभाषा का जन्म हुआ है और फैजाबाद से अवधी बोली का जन्म हुआ है। इस तरह से बोलियां क्षेत्र विशेष में बोली जाती हैं और समझी जाती हैं। बोलियों में साहित्य नहीं लिखा जाता। बोलियां जब भाषा का रूप ले लेती हैं तो उसमें साहित्य लिखा जाता है। जैसे अवधी बोली होते हुए भी अब साहित्य की भाषा हो गई है, उसमें साहित्य लिखा जा रहा है। अवधी में रामचरितमानस प्रसिद्ध है जो तुलसीदास जी ने लिखा है। इसी तरह ब्रजभाषा में तुलसीदास ने लिखा है, सूरदास ने लिखा है, मीराबाई ने लिखा है। इस तरह से कहने का मतलब है बोलियां जब भाषा का रूप ले लेती हैं, क्षेत्र बढ़ा लेती हैं तो उसमें साहित्य रचना भी होने लगती है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।